हेलो 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 हेलो। इस इलेक्शन सीजन पॉलिटिक्स में इंटरटेनिंग कंटेंट की इतनी ज्यादा बाढ़ आई है जितनी मुंबई में मॉनसून में भी नहीं आती। इसलिए पूरे वीक का कच्चा पक्का और भारी हल्का सब तरह का कंटेंट लेकर हम एक बार फिर आ गए हैं। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है बड़ा ब्लंडर, और इस हफ्ते सबसे बड़ा ब्लंडर अमेठी वालों के साथ हो गया। अमेठी और रायबरेली सीट के लिए नॉमिनेशन का लास्ट डे था। वहां लोग इस उम्मीद में थे कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी नॉमिनेशन भरेंगे। यहां तक कि भाजपा वाले भी यही चाहते थे कि स्मृति ईरानी के अगेंस्ट राहुल गांधी लड़े ताकि इलेक्शन में मजा आएगा। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा कुछ और कह रहे थे। मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। रॉबर्ट के तो पोस्टर भी अमेठी में लग गए थे, पर कांग्रेस ने उनके साथ लास्ट मोमेंट पे प्रैंक कर दिया। कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दीजिए। यस, कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट दे दिया और किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से। और किशोरी लाल शर्मा का नाम सुनते ही सबके दिमाग में यही सवाल आया कि अब ई कौन है बे। दरअसल इससे पहले किसी ने किशोरी लाल शर्मा का नाम ही नहीं सुना था। किशोरी लाल शर्मा को जब ये पता चला उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस में बहुत समय से थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पर्स में 786 नंबर के नोट की तरफ बचा के रखा था इमरजेंसी के लिए। वैसे भी कांग्रेस और इमरजेंसी का काफी पुराना रिश्ता है। पर राहुल के अमेठी से चुनाव ना लड़ने पर बीजेपी वालों को कहने का मौका मिल गया कि जो डर गया समझो मर गया। उधर कांग्रेस वाले भी इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और कह रहे थे कि अगर स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा जैसे साधारण कार्यकर्ता से चुनाव हारेगी तो और भी बड़ी बात होगी। क्या बात है। ये देखकर तो लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा फालतू में बदनाम है। ओवर कॉन्फिडेंस तो हर कांग्रेसी में कूट कूट के भरा हुआ है। खैर, चुनाव से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं, पता नहीं कौन किस पर भारी पड़ जाए। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बात का बतंगड़। इस सेगमेंट में हम उन सारी बातों की बात करेंगे जिनका बतंगड़ बना, और इसकी शुरुआत अगर सैम पित्रोदा के बयान से ना हो तो आप कहेंगे मजा नहीं आ रहा है। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसे कांग्रेस कह रही है डैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कांग्रेस टीम के वो खिलाड़ी हैं जो अपनी स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल अपनी टीम को हराने में करते हैं। उनका लेटेस्ट बयान ये है। People on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. हिंदी में समझिए तो सैम पित्रोदा ने कहा कि इंडिया के ईस्ट में लोग चाइनीज दिखते हैं, वेस्ट में अरबी दिखते हैं, नॉर्थ में शायद व्हाइट, और साउथ इंडिया के लोग तो अफ्रीकन दिखते हैं। ये रेसिस्ट बयान सुनकर लगता है कि सैम पित्रोदा गांव के वो बुजुर्ग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में कितना कुछ बदल गया है। वो जब मुंह खोलते हैं बस कुछ गलत निकल जाता है। सही बात भी गलत ढंग से कैसे कही जाए ये सैम पित्रोदा से सीखा जा सकता है। वो बात कर रहे थे देश में भाईचारे की, लेकिन एग्जाम्पल इतना बेकार था कि देश के सब लोग ऑफेंड हो गए। सैम पित्रोदा जी इतना गलत आखिर कैसे हो सकते हैं। खैर, जब उनकी बात का इतना बतंगड़ बन गया तो उन्होंने अपना फैलाया रायता समेटने के लिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। इसका मतलब अब वो ओवरसीज में कांग्रेस के काम को ओवरसी नहीं कर पाएंगे। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस ऑफिस में ये हाल है। राहुल गांधी ने तो खुद को कमरे में बंद करके डांस किया। वैसे मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। जब तक चुनाव चल रहा है उन्हें ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां कैमरा और माइक उन्हें भूलने से भी देखने को ना मिले। मूविंग ऑन, सैम पित्रोदा की तरह मोदी जी के भी इस बयान का बतंगड़ बन गया। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। ये सुनकर लगा कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट किसी ने गलती से मोदी जी के बैग में रख दी, लेकिन मोदी जी को एहसास भी नहीं हुआ और उन्हें कांग्रेस पे आरोप लगा दिया। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। मोदी जी का ये बयान आने के तुरंत बाद राहुल गांधी का भी एक बयान आया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं।
दोनों तरफ से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद अंबानी और अडानी का राजपाल यादव जैसा हाल था। हम कोई मंदिर का घंटा है जो आ रहा है बजा के चला जा रहा है। बताइए क्या फायदा हुआ इतना पैसा कमा कर जब कोई भी मुंह उठाकर बेइज्जती कर देता है। अंबानी और अडानी को पैसा भेजने के आरोप से ज्यादा गुस्सा तो मोदी जी की इस बात पर आया होगा। क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? मोदी जी सीरियसली मर्सिडीज और रोल्स रॉयस में कुत्ते घुमाने वाले लोग टेम्पो में पैसे भेजेंगे? जो आदमी अपने बेटे की 3 बार प्री वेडिंग कर सकता है वो टेम्पो से किसी को पैसे क्यों भेजेगा? धरती का सबसे बड़ा जानवर पालने वालों को इतना भी छोटा फील मत कराइए मोदी जी। और जो आदमी खुद मोदी जी को प्लेन से भेजता है वो पैसे टेम्पो से भेजेगा? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इस वीक अगर बातों और बयानों में कोई मोदी जी को भी टक्कर दे गया तो वो है कंगना रनौत। गलतफहमी एक बीमारी है जिसने कंगना को काफी जोर से जकड़ रखा है, इतना ज्यादा कि उनको लगता है कि इंडिया में अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी एक्टर को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है तो वो कंगना रनौत है। इतना प्यार, इतना सम्मान शायद इन्हें दावे से कर सकता है। अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। कंगना की बात सुनकर बच्चन साहब की हालत कुछ ऐसी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कंगना मोदी जी को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही और भावनाओं में बहकर कुछ भी बोले जा रही हैं। अब ये सुनिए। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। बताइए, अब तक मोदी जी ने वॉर रुकवाया था, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवा दिया। कंगना की बात सुनकर मोदी जी को भी कहना पड़ा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इतना ही नहीं, कंगना ने अपने भाषण में अपनी पार्टी के तेजस्वी सूर्या को भी लपेट दिया। या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी कन्या नादान है, इसे माफ कर दीजिए। ये शायद तेजस्वी यादव और तेजस्वी सूर्या में कंफ्यूज हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि तेजस्वी नाम से फेमस लोग काफी कम है, नहीं तो कंगना सबकी खिचड़ी बना देती। बेचारे तेजस्वी यादव, उनकी कमर में दर्द है और वो दर्द निवारक इंजेक्शन लेकर रैली कर रहे हैं और कंगना को उनका नाम तक याद नहीं। ये देखकर तेजस्वी के सर में भी दर्द हो सकता है। मूविंग ऑन, हिमाचल से चलते हैं कोलकाता, जहां की पुलिस की बात का बतंगड़ बन गया जब उसने एक मीम पर एक्शन ले लिया। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एआई से बनाया वीडियो शेयर किया था। कोलकाता पुलिस को यह मजाक पसंद नहीं आया और उसने ट्वीट करके कह दिया कि अपना नाम और पता तुरंत बताओ, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर मोदी जी का एक वैसा ही वीडियो वायरल हुआ और उस पर मोदी जी ने लिखा कि आई एंजॉय माई सेल्फ डांस। उसके बाद ऐसा लगा कि देश में इलेक्शन नहीं, डांस इंडिया डांस का कॉम्पिटिशन चल रहा है। लोगों को लगा था कि ममता बनर्जी का मीम शेयर करने वाले बंदे का पुलिस ये हाल करेगी, लेकिन ममता जी की इमेज को बचाने निकली कोलकाता पुलिस ने जब अपनी इमेज खराब होते देखी तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। मोदी जी ने बहुत ही आराम से अपना मीम शेयर किया था, लेकिन फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के ऐसे वीडियो बनाए जो वो मोदी जी चाह के भी शेयर नहीं कर सकते, जैसे ये वाला वीडियो। अब पता चला कि एआई कितना खतरनाक है और इसका शिकार मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और प्रधानमंत्री भी। शायद यहाँ एआई का ऐसा खतरनाक इस्तेमाल होता देख ही एलॉन मस्क डर गए और इंडिया आने की बजाय चाइना चले गए। इलेक्शन की बात हो रही है तो बीजेपी की रोजगार गारंटी योजना को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इस हफ्ते भी बीजेपी में कई लोग शामिल हुए। सबसे पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हुई। राधिका खेड़ा ने सिखाया कि दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर हाथ में आ जाए तो तुरंत उसमें चले जाना चाहिए, नोटिस पीरियड का लोड लेने की कोई जरूरत नहीं। राधिका खेड़ा ने बीजेपी में आते ही कहा कि कांग्रेस ने उन्हें राम मंदिर जाने के कारण अपमानित किया था। लगातार विरोध मेरा होता आया था जब से मैं रामलला के दर्शन करके आई और मैंने फोटो उसके शेयर करे। कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल होते हैं उनके सामने दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो उन्हें अपने पुराने ट्वीट को डिलीट करना पड़ता है, दूसरा बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कुछ क्रिएटिव रीजन देना पड़ता है। दूसरा काम ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सब लोग एक ही स्क्रिप्ट बोलते हैं। राधिका खेड़ा के साथ ही हीरा मंडी का एक हीरा भी बीजेपी में शामिल हो गया। कभी कभी तो लगता है कि ये सारे लोग फूल वाला गमछा पाने की लालच में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। शेखर सुमन ने तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि उन्हें कल तक मालूम ही नहीं था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कल तक मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठूंगा। जिस हालत में वो बैठे हैं उसे देखकर उनकी बात सच लग रही है। उनका चेहरा बता रहा है कि वो बिस्तर से उठकर बीजेपी ज्वाइन करने आ गए।
इससे यह भी पता चलता है कि एक बार बीजेपी आपको ज्वाइन कराने की ठान ले तो वो आपको ब्रश करने और नहाने का भी टाइम नहीं देती। शेखर सुमन को तो पुराना ट्वीट डिलीट करने का टाइम भी नहीं दिया गया। पॉलिटिक्स में कितना यू टर्न लेना पड़ता है आप इस बात से समझ सकते हैं कि कंगना रनौत और शेखर सुमन अब एक ही पार्टी में हैं और शेखर सुमन कंगना के लिए प्रचार करने के लिए भी तैयार हैं। अगर बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये तो मेरा मतलब मेरा फर्ज भी है, मेरा हक भी है। कुछ साल पहले शेखर सुमन कंगना रनौत के ऊपर आरोप लगाते थे कि उन्होंने उनके बेटे अध्ययन सुमन पर काला जादू कर दिया है। खैर उस बात को बहुत टाइम हो गया, इतने दिनों में जादू का कलर भी बदल गया होगा और शेखर सुमन का मूड भी। भोजपुरी सिंगर और बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी की 22 साल की बेटी रीति तिवारी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस तरह बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो कहते हैं कि बीजेपी रोजगार नहीं देती। बीजेपी ने बाप और बेटी दोनों को रोजगार दे दिया है, अब तो किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज ने बीजेपी की गवर्नमेंट से समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को एक्सटेंड कर दिया। ये वो एमएलएज होंगे जिनके लाइफ का पैशन होगा चैलेंजेस फेस करना, नहीं तो जब हर कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है तो ये कांग्रेस से हाथ क्यों मिला रहे हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी में भी बात का बतंगड़ हो गया। मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के उभरते हुए नेता आकाश आनंद को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। आकाश आनंद का करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। मायावती ने ट्वीट किया कि आकाश आनंद में अभी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं आई है। यानी आकाश के साथ वही हुआ जो प्राइवेट जॉब वालों के साथ होता है, बिना जॉब मिले एक्सपीरियंस नहीं होता और बिना एक्सपीरियंस के कोई जॉब नहीं देता। लोग मायावती से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे ही अगर हर पार्टी परिपक्व नेता के चक्कर में पड़ने लगे तो कंगना रनौत को कभी पॉलिटिक्स में एंट्री ही नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि आकाश का आनंद बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब अगर उन्हें पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर बनाए रखना है तो उन्हें जल्दी से बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, इससे पहले कि जेपी नड्डा जी के पास कमल के फूल वाले गमछे खत्म हो जाएं। वैसे इलेक्शंस में इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर संकट आ गया है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की नई सीरीज हीरा मंडी को लेकर लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि यह सीरीज इतनी बोरिंग है कि वो पहले एपिसोड से आगे बढ़ ही नहीं पाए। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि देश को तो 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन हमें सब्यसाची से आजादी कब मिलेगी। सिनेमा लवर्स ने तो इस सीरीज की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर भी सवाल उठाए हैं। एक सीन में तो सोनाक्षी सिन्हा जो उर्दू अखबार पढ़ते हुए दिख रही है, उनमें कोरोना से रिलेटेड खबरें छपी हुई हैं। फिल्म मेकर्स फ्यूचरिस्टिक सोच वाले होते हैं ये तो सुना था, लेकिन इतना फ्यूचरिस्टिक कि 1940 में 80 साल बाद आने वाले कोरोना को देख ले, ये काम संजय लीला भंसाली ही कर सकते हैं। अगर वो फरदीन खान के बजट में एक उर्दू का जानकार रख लेते तो सीरीज की थोड़ी इज्जत बच जाती। वैसे लगता है शायद हीरा मंडी के ऐसे रिव्यूज से निराश होकर ही शेखर सुमन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कम से कम कहीं तो करियर सेफ है। वैसे बीजेपी और हीरा मंडी में भी कुछ सिमिलरिटी हैं। बीजेपी में मनोज तिवारी और उनकी बेटी रीति तिवारी को काम मिला है और उधर हीरा मंडी में शेखर सुमन और उनके बेटे अध्ययन सुमन को। पॉलिटिक्स के अलावा क्रिकेट के राहुल भी इस वीक खबरों में आए। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर केएल राहुल को उनकी टीम के मालिक संजीव गोयनका ने फटकार लगा दी, वो भी अकेले में या बंद कमरे में नहीं, कैमरे के सामने। ये वीडियो वायरल हो गया तो क्रिकेट फैंस ने संजीव गोयनका को आड़े हाथ ले लिया। लोग कहने लगे कि पब्लिक के सामने ऐसे किसी प्लेयर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। बात तो सही है, लेकिन अब उद्योगपतियों के लिए बुरा लग रहा है। पहले अंबानी, अडानी और अब गोयनका। इतना तो इस आईपीएल में आरसीबी का बैंड नहीं बजा जितना अमीर लोगों का बजाया जा रहा है। कुछ लोगों ने केएल राहुल को चने पे झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश भी की कि इस बेइज्जती के बाद तुरंत टीम छोड़ दो, लेकिन इतिहास गवाह है कि राहुल कभी पब्लिक की बात नहीं सुनते। ना तो राहुल गांधी ने पब्लिक के कहने पर अमेठी से चुनाव लड़ा और ना केएल राहुल ने अपनी टीम छोड़ी। लेकिन मैं आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूं। अगले हफ्ते नए एपिसोड में नए ब्लंडर्स के साथ फिर मिलेंगे। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.